हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज की क्लास में हम आपको बाइनोमियल थ्योरम लेकर के आए हैं। बाइनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए। देखिए, आज का वीडियो ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताएंगे ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक होता है, कंपटीशन तक में पूछा जाता है ग्रेटेस्ट टर्म का। अब आप ये ना सोचिएगा कि हमारी बुक में ग्रेटेस्ट टर्म का कोई टॉपिक नहीं है, तो आप इंटर के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, इंटर के बाद आगे के लिए फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं तो पूरा देखिएगा। ग्रेटेस्ट टर्म बताएंगे इस क्वेश्चन के बाद में आपको हम बताएंगे ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं। महत्तम पद जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं महत्तम पद, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट टर्म। तो देखिएगा, पूरा वीडियो देखना अंत तक। और हमने आपको बताया था कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कभी कभी बोलते हैं सर वीडियो इंग्लिश में, तो आपको मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि इंटर के बाद में जब मैथ आप पढ़ने जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जब मैथ पढ़ेंगे तो मैथ आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए आप अभी से आदत डाल लीजिए। और देखिए, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके बाद कंपटीशन के भी वीडियो बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स जरूर करें। जिस कमेंट्स करते हैं ना तो इससे उत्साह बढ़ेगा, वीडियो बनाने में और थोड़ा समझ आएगा। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज के ही वीडियो में आपको बताएंगे ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं। अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, हमने क्या था, फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहे, नहीं तो अब तक ये चैप्टर खत्म हो गया होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे इस चैप्टर के बाद में डेरिवेटिव्स एंड लिमिट्स पढ़ाएंगे, अवकलन और सीमा पढ़ाएंगे। देखिएगा जरा गौर से। तो लिखा हुआ है इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r माइनस 1, मतलब x की पावर r माइनस 1, x की पावर r एंड x की पावर r प्लस 1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की होल पावर n आर इन AP समांतर श्रेणी में, तो ये प्रूव करना n स्क्वायर माइनस n इन ब्रैकेट 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब हिंदी में बोला जाए अगर, तो हिंदी में ऐसे बोलेंगे 1 प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में, 1 प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में x माइनस एक्स की पावर r माइनस 1, एक्स की पावर r और x की पावर r प्लस 1 में पद के गुणांक कोफिशिएंट, मतलब x की पावर r माइनस 1 का गुणांक, x की पावर r का गुणांक और x की पावर r प्लस 1 के गुणांक। ये किसमें है? AP में। AP मतलब समांतर श्रेणी में। मतलब 1 प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में x की पावर r माइनस 1 का गुणांक और x की पावर r का गुणांक और x की पावर r प्लस 1 का गुणांक, ये समांतर श्रेणी में है। तो ये चीज़ प्रूव करके लानी है। आपको हमने एक ट्रिक बताई थी, भले आप पुनः ध्यान हो फिर से देख लीजिए। हमने कहा था 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में अगर कह दिया जाए डायरेक्ट, हमने कहा था केवल 1 प्लस एक्स हो, या फिर हमने कहा था ऐसे हो x प्लस 1 की होल पावर n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ, अगर कह दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो हमने कहा था डायरेक्ट लिख दो NCR बताया था, पिछले 2 वीडियो में बता चुके। जिसको ना समझ में फिर से देख लीजिए। अगर इसी जगह कह दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे NCP। जब ये इसके एक्सपेंशन में हो, देखिए इसके एक्सपेंशन में हो, 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में हो, या फिर x प्लस 1 की होल पावर n के एक्सपेंशन में हो, x की पावर r का कोफिशिएंट तो ये n है, तो NCR। अगर यहाँ 2n होता तो 2n हो जाएगा, यहाँ 3n होगा तो यहाँ 3n, यहाँ 40 होगा तो यहाँ 40 हो जाएगा। r है तो r, जिसे कह दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 23, तो आप क्या लिख दोगे NC23, इस टाइप से। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, गौर से देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद में आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालना बताएंगे। ग्रेटेस्ट टर्म वाले क्वेश्चन बताएंगे कि ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं। देखिएगा वो भी बहुत जरूरी है ग्रेटेस्ट टर्म। तो पहले हम लोग किसका कोफिशिएंट निकालें? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r माइनस 1। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अभी आपको बताया ना डायरेक्ट, ये टर्म का कोफिशिएंट नहीं है। जो टर्म वाला कोफिशिएंट होता था उसमें लिखते थे NC, और नीचे जिस टर्म का कोफिशिएंट होता था उससे 1 लेस करके लिखते थे।
जिस टर्म का कोफिशिएंट होता था उससे एक कम कर देते थे, उससे 1 क्या कर देते थे, लेस कर देते थे। ये किसी टर्म का कोफिशिएंट नहीं है, एक्स की पावर का कोफिशिएंट है। एक्स की पावर का कोफिशिएंट और किसके एक्सपेंशन में है, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के एक्सपेंशन में। 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के एक्सपेंशन में हो या फिर x प्लस 1 की होल पावर n के एक्सपेंशन में, तो डायरेक्ट निकल आएगा। देखो कैसे लिखोगे, ये n है पावर में जितना होगा उतना लिखो, पहले n c और किसका कोफिशिएंट, x की पावर r माइनस 1 का, तो यहाँ सीधे r माइनस 1। बस इस ट्रिक को यूज करते समय आपको ये देखना होगा कि जो एक्सपेंशन होना चाहिए, ये जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो 1 प्लस एक्स की होल पावर n या x प्लस 1 की होल पावर n। अब n की जगह कुछ भी हो सकता है, n 2n 3n कुछ भी कर दो, लेकिन यहाँ पर एक 1 जरूर होना चाहिए, 1 जरूर होना चाहिए। बताया था ना प्रीवियस वीडियो में 2 में बताए थे, 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 इस टाइप से होना चाहिए। अब देखिएगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अब देखो ये निकल आया, फिर किसका कोफिशिएंट निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। x की पावर r का कैसे निकालोगे, पावर में n है तो n लिख देंगे, c r आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r प्लस 1 तो हो जाएगा NCR प्लस 1, NCR प्लस 1। और ये जो कोफिशिएंट हैं, मतलब देखो हिंदी में क्या बोलेंगे, 1 प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में x की पावर r माइनस 1, x की पावर r और x की पावर r प्लस 1, r प्लस का गुणांक, x की पावर r माइनस 1 का गुणांक, x की पावर r का गुणांक, x की पावर r प्लस 1 का गुणांक। ये AP में समांतर श्रेणी में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर से बता दें क्योंकि अभी हमने AP पढ़ाया नहीं, इसलिए हमने आपको बताया था, हमने कहा था AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। अगर कह दिया जाए ABC AP में है, अगर ABC AP में तो क्या बनता है, 2B इक्वल टू A प्लस C, ये बनता था 2B इक्वल टू A प्लस C। अगर 3 टर्म AP में हैं, ये सिचुएशन आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में, साल करके भी दिखाया था, तो जिसने इसके पहले वाले 2 प्रीवियस वीडियो ना देखी हूँ उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अब ये लास्ट में पहुँच गए, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इसके पहले वाले 2 प्रीवियस वीडियो, अगर बोला जाए ABC किस में है, AP में है, तो AP मतलब समांतर श्रेणी में। AP को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो सिचुएशन क्या हो जाती है, 2B इक्वल टू A प्लस C, 2B इक्वल टू A प्लस C, मतलब B में 2 से मल्टीप्लाई और A और C का सम इक्वल हो जाता है। तो अब बोला गया ये जो कोफिशिएंट हैं AP में, कैसे देखें, NCR माइनस 1 कामा NCR कामा NCR प्लस 1, R इन AP मतलब समांतर श्रेणी में। तो AP की सिचुएशन लगा दी जाए, B में 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू NCR और A प्लस C, तो ये A और प्लस C, देखो NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1। ये कैसे निकले थे पता चल गया ना ट्रिक से। भाई 1 प्लस एक्स हो या x प्लस 1 हो, 1 प्लस एक्स हो या x प्लस 1 हो, फिर x की पावर का कोफिशिएंट निकालना हो, टर्म का ना निकालना हो। टर्म वाले में आपको बताया था, पद वाले में बताया था 1 लेस करके लिखते हैं। टर्म का कोफिशिएंट जब निकालना होता है, पद का कोफिशिएंट या पद का गुणांक निकालना होता है, टर्म का कोफिशिएंट निकालना होता है, तो आपको बताया गया था 1 लेस करके लिखा जाता है। टर्म के कोफिशिएंट के लिए 1 लेस करके लिखते हैं, इसमें 1 लेस नहीं करते हैं। तो 1 प्लस एक्स हो या x प्लस 1 हो, पावर जितनी उतना ले लिया, n ले लिया, c लिया। r माइनस 1 है तो यहाँ r माइनस 1, r है तो r है, सीधे। बस इसके लिए, इस ट्रिक के लिए 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 होना चाहिए। पावर में तो जो भी होगा उसके हिसाब से मैनेज हो जाएगा। अगर यहाँ पावर में 3n होता तो यहाँ 3n आ जाता, 3n। अब ये तीनों कोफिशिएंट किस में है, AP में। तो AP की सिचुएशन क्या होती है, 2B इक्वल टू A प्लस C। देखिए तो 2B A प्लस C, अब ये प्रूव करके लाना है आपको। तो अब देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद में आपको ग्रेटेस्ट टर्म वाले क्वेश्चन बताएंगे, ग्रेटेस्ट टर्म वाले, तो इसको गौर से देखिएगा। देखो इसको सॉल्व करो तो आएगा 2n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू, ये आएगा n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, n इसको माइनस करोगे तो आएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आएगा n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा।
इसको देखो, ये आएगा n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल। गौर से देखिएगा, n में इसको माइनस करोगे तो आएगा n माइनस r माइनस 1, माइनस r और माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आएगा। अब देखिए ये n फैक्टोरियल कॉमन कर लें, स्टेप बहुत गौर से देखिएगा। जब ये n फैक्टोरियल कॉमन कर लोगे तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये r फैक्टोरियल है, ये r माइनस 1 है, ये r प्लस 1 है। देखिए तो अगर r फैक्टोरियल को ब्रेक, इसमें आपको देखना होगा इन तीनों में किसको कोई एक नहीं ब्रेक होगा, बाकी ब्रेक होंगे। जैसे अगर ये r फैक्टोरियल को ब्रेक कर दें तो ये स्टेप मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल हटाने पर जब वैल्यू 1 लेस होती चली जाती, पूरा ब्रेक कर देंगे तो 1 तक जाएगा। जहाँ से ना ब्रेक करना चाहें वहीं से फिर से फैक्टोरियल लगा सकते हैं। देखिए तो r को ब्रेक करेंगे तो r माइनस 1 मिलेगा, इसको ब्रेक कर दें तब भी ये मिलेगा, तो इसको नहीं ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करके ये बन जाएगा और इसको ब्रेक करके भी ये बन जाएगा। अब देखिए इन तीनों में से, देखिए इन तीनों में से इसको जब ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तब भी ये बन जाएगा। तो देखिए कैसे, n फैक्टोरियल तो पहले ये कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखिए n फैक्टोरियल ऊपर से दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 2 बचा। अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे r, और फिर क्या हो जाएगा r माइनस 1, अब ना ब्रेक करें, और इसको ब्रेक करेंगे n माइनस r, फिर हो जाएगा n माइनस r माइनस 1, ये हो जाएगा n माइनस r माइनस 1। गौर से देखिएगा, देखो n फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या बोला था, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा और इसको ब्रेक करेंगे तब भी ये बन जाएगा। अब इसको तोड़ देंगे तो ये स्टेप आ जाएगा कम वाला, और इसको ब्रेक करेंगे तब भी आ जाएगा। तो कैसे, देखो r को कैसे ब्रेक करेंगे, पहले r लिखेंगे, फिर क्या आएगा r माइनस 1, पहले r आएगा फिर r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये चीज़ बन गई। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, n माइनस r, फिर इससे एक लेस करेंगे, एक कम करेंगे तो n माइनस r और माइनस 1। अब यहाँ से ब्रेक ना करो, ऐसे यहाँ देखिए ये n तो कॉमन होकर कैंसिल हो चुका, यहाँ क्या बचा 1, इसको ब्रेक नहीं करना है, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करेंगे तो n माइन, इसको इतना ब्रेक करेंगे कि ये चीज़ बननी चाहिए। देखो n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1, तो इसको ब्रेक करेंगे तो n माइनस r प्लस 1, फिर आएगा n माइनस r आएगा, और ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा n माइनस r माइनस 1 आएगा, ये आएगा। देखो कैसे ब्रेक किया गया, इसको ब्रेक करने से ये मिल जाएगा, तो ये सब कैंसिल होंगे। जैसे r को ब्रेक करके r माइनस 1 बनाया गया तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसको ब्रेक करके ये बनाया गया तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये तो लिखा ही रहा, क्योंकि यही सबसे, देखो r प्लस 1 r माइनस 1, इन तीनों में जो सबसे छोटा है वही बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल हटाने पर वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है, बढ़ती नहीं है। तो r प्लस 1 r माइनस 1 r, तो यही सबसे छोटा है, तो यही चीज़ बन जाएगी। तो r को ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा, r प्लस 1 को ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इन तीनों में देखो n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r माइनस 1, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, सबसे लीस्ट कौन है, सबसे कम वैल्यू कौन है। देखो n माइनस r प्लस 1, n माइनस r माइनस 1, इन तीनों में से सबसे लीस्ट वैल्यू ये, सबसे कम वैल्यू ये, तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल हटाने पर वैल्यू कम होती जाती है। अब देखिए तो इसको तो लिखा रहा, इसको कैसे ब्रेक किया, n माइनस r प्लस 1, फिर इससे 1 लेस हुआ तो n माइनस r, फिर इससे 1 लेस हुआ तो ये आया। अब इसको देखना, यहाँ तो 1 बचा, क्योंकि n फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल हो चुका है। देखिए तो कितना आएगा 1 अपान, इसको ब्रेक करेंगे कहाँ तक, r माइनस 1 तक, तो कितना आएगा, देखो r प्लस 1, ये फिर आएगा 1 लेस हो जाएगा r, फिर 1 लेस तो r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये लिखा रहेगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा जरा, नेक्स्ट स्टेप में देखना 2 अपान r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या कॉमन ले लेंगे दोनों से, देखो ये स्टेप कॉमन है तो क्या कॉमन हो जाएगा 1 अपान r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये देखिए दोनों से कॉमन है, और ये वाला भी कॉमन हो जाएगा,
और क्या क्या मान हो जाएगा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इतनी। देखो ये स्टेप कॉमन हो गया और ये वाला स्टेप भी क्या हो जाएगा कॉमन। तो अब देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें ऊपर क्या बचा, इसमें ऊपर बचा 1 अपान, ये बच गया n माइनस आर प्लस 1 और ये बच गया n माइनस आर, इतना बचा, प्लस इसमें क्या बचा 1 अपान। देखिए ये बचा r प्लस 1 और ये बचा r, ये बचा इतना। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो टर्म है इससे कैंसिल हुआ और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हुआ। अब देखिए क्या बचा, ये बचा 2 अपान r n माइनस आर। और देखिए इस स्टेप को इस साइड ले आया जाए, इस स्टेप को इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, चाहे इसको इस साइड लाओ, एक इधर लाओ, इसी को इधर ले आओ। देखना माइनस प्रूवमेंट वाला आपके सामने लिखा है, ये इधर आएगा तो n माइनस आर और प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 और ये n माइनस आर इक्वल टू में क्या बचा 1 अपान r प्लस 1 r। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ थी कि इसको ब्रेक करके, जैसे r माइनस 1 r प्लस 1, इन तीनों में से कौन सा स्टेप बनाया जा सकता है। तो देखो वैल्यू फैक्टोरियल हटाने पर वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, बढ़ती नहीं, वैल्यू डिक्रीज होती, घटती है। तो r प्लस 1 r माइनस 1 r, तो सबसे लीस्ट कौन है, ये है। तो r को भी ब्रेक करके ये बना दिया जाए और इसको ब्रेक करके ये बना दिया जाए, समझ गए। अब देखो n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर फैक्टोरियल है, n माइनस आर प्लस 1 है, n माइनस आर माइनस 1 है। इन तीनों में सबसे लीस्ट कौन है, सबसे लीस्ट का मतलब सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये है। ये देखो n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर माइनस 1 में ये सबसे लीस्ट है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा, ये बना करके कैंसिल कर दिया गया। अब ये वाला टर्म इधर आ गया, तो ये अब देखिए अब इसके बाद में इधर वाले टर्म से लेफ्ट हैंड साइड से कुछ कॉमन दिख रहा होगा। देखिए आपको ये चीज़ कॉमन दिख रही होगी, ये क्या कॉमन है इसमें से 1 अपान ये n माइनस आर, देखो n माइनस आर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, ये स्टेप कॉमन, तो यहाँ से बचेगा देखो 2 अपान r माइनस 1 अपान n माइनस आर प्लस 1, ये बचेगा। देखिए जो पहले एक टर्म इधर लाया गया, लेफ्ट साइड में लाया गया, फिर कॉमन कर लिया गया ये चीज़ कॉमन कर ली गई, तो क्या बचा 2 अपान r माइनस 1 अपान n माइनस आर प्लस 1। और इधर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 अपान r प्लस 1 और r। अब इधर से देखिएगा थोड़ा सा, देखिए इसको एलसीएम कर लेंगे, ये कितना आया 1 अपान n माइनस आर। एलसीएम करेंगे, एलसीएम क्या एलसीएम करेंगे, देखो एलसीएम आएगा r n माइनस आर प्लस 1। तो एलसीएम करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई 2 का n पे, देखो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2r प्लस 2 हो जाएगा, 2n माइनस 2r और प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और r इधर आ जाएगा तो माइनस r हो जाएगा, माइनस r इक्वल टू ये 1 अपान r और r प्लस 1। अब देखिएगा ये आ जाएगा 2n माइनस 2r और माइनस r, तो हो जाएगा माइनस का 3r। माइनस देखो कैसे हुआ था, ये हो जाएगा 2n माइनस 2r और प्लस 2 हो जाएगा, 2n माइनस और r का 1 पे मल्टीप्लाई तो माइनस r हो जाएगा। अब देखिएगा 2n माइनस r माइनस 2r माइनस 3r प्लस 2 अपान ये n माइनस r और ये r और ये n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान r प्लस 1। अब देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा। अब चाहो तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 2n माइनस 3r प्लस 2 और r प्लस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा r प्लस 1, और इन दोनों का इधर 1 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n माइनस r प्लस 1। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का इन दोनों पे कोई फर्क नहीं, r प्लस 1 का। अब देखो मल्टीप्लाई करो, r का पहले इसमें करो तो हो जाएगा 2nr, r का इसमें करोगे 3r स्क्वायर, r का 2 पे करोगे 2r, 1 का मल्टीप्लाई 2n पे 2n, 1 का 3r में 3r और 1 का 2 में 2, ये आया। देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे किया गया।
r का पहले सम में कर दिया, फिर 1 का सम में कर दिया। अब देखिए इधर देखिएगा, इस n का मल्टीप्लाई n पे करेंगे n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई r में करेंगे n r, n का 1 में होगा n आएगा, r का मल्टीप्लाई n में होगा n r, r का मल्टीप्लाई r में होगा r स्क्वायर, और r का मल्टीप्लाई 1 पे होगा तो r आएगा। अब देखिए पहले एक ही तरफ सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? देखिए ये 2nr 3r स्क्वायर, ये माइनस का 3r और प्लस का 2r, माइनस का 3r और प्लस का 2r, तो क्या बचेगा? माइनस का r प्लस ये 2n प्लस 2। देखिए ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर इस साइड आएगा, माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। ये nr और ये nr, देखिएगा ये nr और ये nr दोनों माइनस का nr और माइनस का nr, तो हो जाएगा माइनस का 2nr हो जाएगा, और इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2nr। अब देखिएगा ये n प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का, ये r स्क्वायर इस साइड आएगा माइनस का, ये r इस साइड आएगा प्लस का, इक्वल टू में क्या बचा? 0। अब देखिए आपको कैसे लिखना है, पहले n स्क्वायर वाला लिखो, फिर n वाला लिखो, फिर विदाउट n वाले लिखिए। तो कैसे लिखेंगे गौर से देखिएगा तो बढ़िया समझ में आएगा, ढंग से देखना जरा। पहले आप ये लिखो माइनस n स्क्वायर, फिर n वाले लिखिए। देखिए तो n वाला ये 2nr और ये 2nr, ये 2nr और ये 2nr कितना हो जाएगा? देखो 4nr। अब देखिए ये 2n और उसमें से ये n माइनस हो जाएगा, ये 2n उसमें से n माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? n। सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, देखिए बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, ये तुम्हारे लिए। हमने कहा था फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो कभी नहीं मिलेगा आपको, फॉर्मेलिटी के लिए होता तो अब तक चैप्टर खत्म कर दिए होते। देखिए ये n स्क्वायर 2nr और 2nr 4nr, ये 2n में से n लेस हो जाएगा, क्या बचेगा? n। अब देखिए ये 3r स्क्वायर और ये r स्क्वायर, ये 3r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का r और प्लस का r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? प्लस टू इक्वल टू 0। इनमें एक काम करिए, देखिए माइनस से डिवाइड कर दो सबको, माइनस से डिवाइड कर दो, तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4nr, ये n भी कैसा हो जाएगा? माइनस का, 4r स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 4r स्क्वायर प्लस का, और 2 कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब देखो n स्क्वायर, इन दोनों से माइनस n कॉमन कर लो, इन दोनों से माइनस n कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 4r और प्लस 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए प्रूव हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको अब ग्रेटेस्ट टर्म वाले क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट टर्म वाले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। देखिए ग्रेटेस्ट टर्म, अब बस इसके बाद में एक वीडियो और बनेगा, फिर बायनोमियल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना क्योंकि अच्छे क्वेश्चन। ये मत सोचिएगा कि मेरे सिलेबस में नहीं है, मेरी बुक में नहीं। देखिए बहुत सारी चीज़ें आप इस हिसाब से पढ़िए कि आपको इंटर के बाद में कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, एक जुनून पैदा करिए, इसलिए काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैथ का सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपकी बुक में है कि नहीं। देखिए ग्रेटेस्ट टर्म मतलब महत्तम पद, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की होल पावर n, x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में। इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये है, दो तरीके, पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, x प्लस ए है ना, तो इसमें हम लोग किसकी वैल्यू, देखो स्टेप आपको बता रहे, इसके स्टेप देखिएगा, स्टेप देखना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग कैलकुलेट, देखिए पहला स्टेप जो होता है पहले नंबर का, क्या करते हैं, n प्लस 1 अपान x अपान a प्लस 1, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी गणना करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं, मतलब गणना करते हैं। बहुत गौर से देखिएगा कैसे निकालते हैं महत्तम पद। n प्लस 1 अपान x अपान a प्लस 1 का कैलकुलेशन करते हैं, n ये x ये a ये कैलकुलेशन करते हैं। पहली चीज यहाँ पर, यहाँ से दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। इफ n प्लस 1, गौर से देखिएगा, x अपान a प्लस 1 इक्वल टू p, p जहाँ पर p पूर्णांक है, मान लीजिए p इंटीजर है, मान लीजिए इसका कैलकुलेशन किया, जैसे p आ गया, p क्या है यहाँ पर
ये इंटीजर है। इंटीजर मतलब समझते हो पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब हो गया, हिंदी मीडियम वाले, पूर्णांक का मतलब हो गया, इंटीजर का मतलब हो गया जो डेसिमल में ना हो, दशमलव में ना हो। तो पहली चीज इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं n+1। n कौन सी नंबर होगी, पावर वाली, x ये है, a ये है, इसका कैलकुलेशन करते हैं n+1 अपान x अपान a+1। इसका कैलकुलेशन करते हैं, मान लो इसका कैलकुलेशन p आ गया, जैसे मान लो सपोज करो कैलकुलेशन 6 आ गया, सपोज करो कैलकुलेशन 6 आ गया। तो 6 कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू का मतलब हो गया ये दशमलव में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। ये इंटीजर वैल्यू है मतलब ये दशमलव में नहीं है, ये डेसिमल में नहीं है, ये दशमलव में नहीं है, ये डेसिमल में नहीं है। तो क्या होगा, तब देखो देन ग्रेटेस्ट टर्म, तब महत्तम पद। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बताएंगे अभी। तो महत्तम पद दो होंगे, pth टर्म होगा एंड p+1th टर्म होगा, दोनों टर्म होंगे। ये pth टर्म भी होगा और p+1th टर्म होगा, दोनों होंगे। मतलब हिंदी में बोला जाए तो pवां पद भी होगा और p+1वां पद भी होगा। तब दो ग्रेटेस्ट टर्म, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, देखना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। दोनों की जो वैल्यू आएगी वैल्यू सेम रहेगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म दो होंगे, pth वाला भी होगा और p+1th वाला भी होगा। तो देखो पहले किसका कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ढंग से बता रहा है, ऐसे में तो बिल्कुल कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा समझ सकता है। n+1 अपान x अपान a+1 के कैलकुलेशन करेंगे। मान लो कैलकुलेशन करने से कोई p वैल्यू आ गई, p मतलब जिससे कोई इंटीजर वैल्यू आ गई। इंटीजर मतलब जो डेसिमल में नहीं है, जिसे हमने कहा p, जिसे आपको बता दें, जैसे मान लो 9 आ गया, 9, अगर 9 आ गया तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, महत्तम पद कौन सा होगा, एक तो 9th वाला हो जाएगा, एक 9+1 10th वाला हो जाएगा। मतलब 9th वाला भी ग्रेटेस्ट होगा, 10th वाला भी ग्रेटेस्ट होगा। अगर 9 आ जाए तो 9th वाला भी ग्रेटेस्ट होगा और 10th वाला भी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। लेकिन आपको सॉल्व दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी अगर सॉल्व करोगे। अब इस टाइप से देखिएगा, इधर इसकी दूसरी सिचुएशन देखिए। सपोज करिए कि जैसे आपने इसको सॉल्व किया n+1 अपान x अपान a+1, इसकी वैल्यू ऐसे आ गई p+q। p कैसा है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब समझते हो पूर्णांक है। और q कैसा है, डेसिमल में है, मतलब फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शन मतलब समझते हो, फ्रैक्शनल का मतलब जो भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक। जैसे मान लो आपने कैलकुलेशन किया इसका, सपोज कर लो आपने इसका कैलकुलेशन किया, इधर देखो, जैसे मान लो आपने इसका कैलकुलेशन किया, वैल्यू कुछ इस टाइप से आ गई 6, जैसे मान लो आ गया 26/3। सपोज करो मान लो 26/3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 8√2/3 ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो जैसे मान लो आपने इसको कैलकुलेशन किया, किसका, सपोज कर लीजिए कैलकुलेशन किया n+1 अपान x अपान a+1 का, मान लो आ गया 26/3। तो 26/3 को आप देखिए क्या लिख सकते हो, 26/3 को लिख सकते हो 8√2/3 लिख सकते हो। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 8+2/3, वैल्यू सेम आएगी। इसको सॉल्व करो तब भी आएगा 26/3 और इसको सॉल्व करो तब भी 26/3। आप देख लीजिए, बहुत मन से बता रहे, इतना मन से बताते हैं कि आपको बिल्कुल दिमाग में बस जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आप हमारे वीडियो पूरा देखा करिए। कोई भी चैप्टर का हो, जितने भी लेक्चर बने सब देखिए, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए, मैथ सिखाने के लिए। देखो तो मान लो आपने इसका कैलकुलेशन किया n+1 अपान x अपान a+1, कुछ इस टाइप से वैल्यू आ गई, मान लो 26/3। 26/3 8√2/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको कैलकुलेशन करोगे तब भी 26/3 आएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे तब भी 26/3 आएगा। तो देखो तो ये वैल्यू हो गई इंटीजर p और ये फ्रैक्शनल है, तो ये क्या हो जाएगी q, इसीलिए ऐसा बता रहे थे। तब ग्रेटेस्ट टर्म कौन होगा, देन ग्रेटेस्ट टर्म मतलब महत्तम पद, तब होता है p+1th टर्म, इस टाइप से। p मतलब ये जो वैल्यू होगी इंटीजर p+1th टर्म। जैसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, 8 लिखा है, तो 8+1th टर्म मतलब कौन सा टर्म हो जाएगा, 9th वाला टर्म हो जाएगा, 9वां पद हो जाएगा, 9th वाला टर्म हो जाएगा, 9th वाला टर्म हो जाएगा। जैसे 8 लिखा है तो 8+1th टर्म, तो 8+1th टर्म कितना हो जाएगा, 9th वाला टर्म हो जाएगा। अब देखिए एक विशेष चीज़ इसमें सुन लीजिए, अभी कैलकुलेशन करके आपको क्वेश्चन बताएंगे, देखिएगा
एक नोट पॉइंट होता है, जब आप ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस चिन्ह एक्सक्लूड कर दिया जाता है, माइनस को इग्नोर कर दिया जाता है, माइनस नहीं लिया जाता है। इनमें से अगर जैसे ये मान लो कोई ये कैलकुलेशन, माइनस इग्नोर कर देते, माइनस नहीं लेते, ये बिल्कुल 100% आप लिख के रख लीजिए नोट पॉइंट। जैसे मान लो ऐसे लिखा हो 3x माइनस 2y की होल पावर 9। अब ग्रेटेस्ट टर्म आपको निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है? ग्रेटेस्ट टर्म। तो ग्रेटेस्ट टर्म की जो कैलकुलेशन में होता है वो उसकी मतलब क्या निकालनी होती? न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक मान निकालना होता है। इसको जरूर याद रखिएगा कि ग्रेटेस्ट टर्म का जब कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस को इग्नोर कर देते हैं, माइनस लेते ही नहीं है, क्योंकि ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है, संख्यात्मक दृष्टि से बड़ा पद निकालना होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती, माइनस नहीं लिया जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर है तो a की वैल्यू कितनी, जैसे x प्लस a की होल पावर n, तो n की वैल्यू 9 हो गई, x की वैल्यू 3x हो गई, लेकिन a की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 2y। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो a की जगह माइनस 2y नहीं लिखेंगे, प्लस 2y लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, भी क्वेश्चन बताएंगे कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए माइनस अगर लगा हो तो माइनस लेना नहीं होता है, माइनस को इग्नोर कर देना होता है, माइनस नहीं लेना होता है, माइनस छोड़ देना होता है। अगर ग्रेटेस्ट टर्म निकाल रहे हो तो माइनस को इग्नोर कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपको 2-4 क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका। अब देखिए ग्रेटेस्ट टर्म वाले कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इनमें से कुछ हम बता रहे, कुछ के आंसर लिखे, आप सॉल्व करिएगा। फिर इसके बाद में बस केवल एक वीडियो और बनेगा बहुत अच्छे क्वेश्चन के, जो बायनोमियल कोफिशिएंट वाले होते हैं, NC0 NC1, उनके कहा गया ग्रेटेस्ट टर्म बताना है इन द एक्सपेंशन ऑफ। ग्रेटेस्ट टर्म मतलब महत्तमपन इन द एक्सपेंशन ऑफ, प्रसार में, किसके? 1 + 4x की होल पावर 8 व्हेन x = 1/3, ये आंसर आएगा। 4 + 3x पावर 25, x की वैल्यू 4 है, ये आंसर आएगा। 7 - 5x की पावर 11, x की वैल्यू 2/3, आंसर नहीं दिया तो ये बता देंगे। a + x की होल पावर 13, x की वैल्यू 2, a की वैल्यू 5 है, ये आंसर आएगा। ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। 3 - 4x की पावर 9, x की वैल्यू 1/4 है, ये आंसर आएगा। तो पहले सेकंड बताते हैं, थर्ड बताते हैं। देखिएगा सेकंड और थर्ड हम बता देंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, गौर से देखिएगा। सेकंड ये है 4 + 3x की होल पावर 25। आप किसका कैलकुलेशन करेंगे? n+1 जो भी बता रहे थे x, और इसमें गिवन है व्हेन x = 4, ये x की वैल्यू 4। देखिएगा किसका कैलकुलेशन करते हैं? n+1 जो भी बताया था, x/a+1 की कैलकुलेशन। n+1 अपान x/a+1 का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जरा, तो n की वैल्यू कितनी हुई? n की वैल्यू हुई 25 + 1, 25 + 1। फिर x की वैल्यू 4, क्योंकि ऐसे होता है ना, x + a की होल पावर n, तो n की वैल्यू 25, x की वैल्यू 4, a की वैल्यू कितनी हुई? 3x + 1। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करना है, ये ऊपर हो जाएगा 26 कैलकुलेशन देखिएगा, 4/3 x की वैल्यू 4 रख दो, x की वैल्यू 4 + 1। ये किसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं? n+1 अपान x/a+1 का। देखिएगा 4 से 4 कैंसिल, ये आया 26। बस केवल वैल्यू रखते चले जाओ, n की जगह 25, x की जगह 4, a की जगह 3x, फिर x की वैल्यू 4 है वो भी रख दी गई। अब देखिए इसमें देखो कहीं माइनस है नहीं, अगर माइनस होता तो उसको इग्नोर कर देते, क्योंकि आपको पता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती, संख्यात्मक दृष्टि से निकालना होता, तो माइनस इंक्लूड नहीं करते, माइनस को एक्सक्लूड छोड़ देते। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा? ये 1/3। एक क्वेश्चन समझ जाए सब लोग लगा लेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी? 26। इसको एलसीएम लोगे 3 × 1 = 3, तो हो जाएगा 4/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा। देखिए 26 × 3/4, इसका कैलकुलेशन करेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 आएगा, ये आएगा 13, ये आएगा 13 × 3 = 39/2। तो इसको n+1 अपान x/a+1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 19 होल 1/2, ऐसे लिख सकते हैं।
ऐसे लिख सकते हैं देखो, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करो तो ये आएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19 + 1/2, 19 + 1/2, 19 + 1/2 देखो लिख सकते हैं। इसका कैलकुलेशन करो तब भी यही आएगा इसका। तो अब देखो, अभी जो इधर लिखा था सेकेंड टाइप का लिखा था, ये वैल्यू p हो गई, ये वैल्यू q हो गई। देखिए ये p क्या है, इंटीजर है, और ये q क्या है, फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल मतलब भिन्न संख्या, भिन्नात्मक, जिसको हिंदी मीडियम बोले। तो अभी इस साइड लिखा था आपको, देखो तो p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू यहाँ पर हो गई 19। तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, देखिएगा, ग्रेटेस्ट टर्म मतलब महत्तम पद, ग्रेटेस्ट टर्म इसमें कौन सा होगा, p + 1th टर्म, ये होगा p + 1th टर्म, ये होगा p + 1th टर्म। मतलब ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, 19 + 1 20th टर्म, मतलब जो 20वां पद होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, वो सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ा होगा, मतलब उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर अभी इस साइड में लिखा हुआ था, इसीलिए कह रहे बहुत ढंग से बता रहे, ये तो इतना अच्छा समझाया रहा कि सबको समझ में आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हुआ बताओ, ग्रेटेस्ट टर्म p की वैल्यू 19 है, तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, अभी बताया था p + 1th टर्म, इसमें एक ही ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और अगर ये मान लीजिए ये 1/2 वाला स्टेप ना होता, केवल p आता, केवल इंटीजर आता, तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन होता, जो इस साइड लिखा था, p भी होता, p + 1 भी होता, pth वाला भी होता, p + 1th वाला भी होता। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, मतलब जो 20वां पद होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ वो सबसे बड़ा होगा, मतलब जो 20वां होगा, जो 20th वाला टर्म होगा, जो 20th वाला टर्म होगा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। अगर कह दें वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, अब वो वैल्यू निकालनी पड़े, तो आप ये फार्मूला लगाइए, tr + 1 NCR x की पावर n - r a की पावर r। देखिए जरा, तो t कौन सा निकालना है, 20, तो यहाँ कैसे लिखोगे 19 + 1, 19 + 1। ऐसे ब्रेक करके क्यों लिखते हैं, पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया था, ब्रेक करके तोड़ करके इसलिए लिखते हैं कि r की वैल्यू कितनी हो गई, 19 हो गई, r की वैल्यू 19 हो गई। NCR देखिए, n की वैल्यू 25, r की वैल्यू 19, x की वैल्यू 4, n - r 24 - 19, 24 - 19 देखिएगा, तो 25 - 19 तो कितना बचेगा 6। a की वैल्यू है 3x, 3x की पावर r, ये 19। अब देखिएगा जो हो जाएगा 25c 19, जो 4 की पावर 6, ये हो जाएगा 3 की पावर 19 और x की पावर 19, ऐसे हो जाएगा 3 की पावर 19, x की पावर 19। देखिए 25c 19, 4 की पावर 6, 3 की पावर 19, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी देखो 4, तो x की वैल्यू 4 रखोगे तो हो जाएगा 4 की पावर 19। यहाँ पर इस x की वैल्यू रख दी गई, ये x की वैल्यू कितनी रख दी गई, देखिए 4। अब ये हो जाएगा 25c 19 4। अब देखो ये 4 की पावर 6 और 4 की पावर 19, 4 की पावर 6 और 4 की पावर 19, इसका भी बेस 4 है, इसका भी बेस 4 है, तो ये 19 और 6 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी। 4 की पावर 19 और 4 की पावर 6 तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 की पावर 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 और 3 की पावर 19। देखिए ये आंसर आ रहा है, ये मैच कर रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक और बता देते हैं, तो बाकी के आंसर लिखे हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका। देखिए एक और बताते हैं, तो एक में से हम आपको ये थर्ड वाला बता रहे हैं, क्योंकि जैसे थर्ड लगेगा वैसे फिफ्थ लगेगा, माइनस वाला। हमने आपको कहा था कि माइनस इसमें इग्नोर कर देते हैं। देखो किसकी वैल्यू निकालेंगे, n+1 अपान x अपान a+1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 + 1, x की वैल्यू 7, a की वैल्यू -5x है, -5x। लेकिन आपको बता चुके हैं कि माइनस इसमें लेना नहीं होता, इग्नोर कर देना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो माइनस नहीं लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। और प्लस कितना हो जाएगा 1, 20 बार बता चुके कि माइनस आपको लेना नहीं। देखिए अब गौर से देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 12, 7 अपान 5, x की वैल्यू 2/3, x की वैल्यू 2/3 + 1, x की वैल्यू 2/3। माइनस नहीं लेना होता है, माइनस इग्नोर कर देना होता है। देखिएगा जरा, तो हो जाएगा 12
ये कितना हो जाएगा, देखो ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 7 3 जा 21 अपान 10 और प्लस 1। तो ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, n+1 अपान x अपान a प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 10 LCM कर लेंगे तो 10 इधर आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 12 × 10 और 10 जब इधर आएगा तो 10 और प्लस 21 कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 21 हो जाएगा 31 हो जाएगा। गौर से देखिएगा तो ये आ जाएगा 120 अपान 31। इसमें जब 31 का भाग 31 से डिवाइड कर दो, 31 से 120 को डिवाइड करो, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए इसको आप लिख सकते हो 3 होल ऑफ 27 अपान 31, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए गौर से देखिएगा, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 27 अपान 31, ये वैल्यू P हो गई, ये वैल्यू Q हो गई। अब ये सेकेंड टाइप, देखो जब ये इतनी वैल्यू ना आती, केवल P वाली वैल्यू आती, अगर केवल P वाली वैल्यू आती, केवल P वाली वैल्यू आती तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा, 2 ग्रेटेस्ट टर्म, जैसे मान लो केवल 3 आता, सपोज कर लो, आप इधर देख लो, जैसे मान लो केवल 3 आता, ये इतना ना आता, तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होता, 3 वाला भी होता, तीसरा भी होता, 3 वाला भी होता और 4th वाला भी होता, 3 वाला भी होता, 4th वाला भी होता, दोनों की वैल्यू सेम आती। अब आप पूछ सकते हो सर सेम आती तो किसकी वैल्यू निकालते, तो चाहे आप 3 वाले की निकाल देते, चाहे 4 वाले की निकाल देते। सुन लीजिए क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इस सिचुएशन पे आप 3 वाले की भी निकाल सकते थे, 4 वाले की भी निकाल सकते थे। अगर एक केवल 3 आता, इतना ना आता 27/3, तो आपके ग्रेटेस्ट टर्म कौन कौन से होते, तीसरा भी होता, चौथा भी होता, 3rd वाला भी होता, 4th वाला भी होता, 3rd वाला भी ग्रेटेस्ट होता, 4th वाला भी होता, दोनों की वैल्यू सेम आती। दोनों की वैल्यू सेम आती तो कौन सा निकालते, फिर बोलते हैं सर फिर कौन सा निकालते, जब दोनों की वैल्यू सेम आती तो आप चाहे 3rd का कैलकुलेशन करते, चाहे 4th का करते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा, P की वैल्यू कितनी हुई, 3, तो यहाँ पर आप देखिए P की वैल्यू 3 है, तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो कौन सा होगा, 3 + 1th टर्म। अभी आपको बताया नहीं था, जब P आए तो P + 1th टर्म, P + Q में P + 1th टर्म, P की वैल्यू 3 लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी, P + 1th टर्म। मतलब जो 4th वाला टर्म होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू, माइनस साइन हटा करके देखना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू की इसलिए बात कर रहे हैं, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू अब कह दिया जाए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, मतलब 4th वाला टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म है, सबसे बड़ा है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। तो ये फार्मूला लगाओगे TR+1 NCR x की पावर n - r a की पावर, ये 4th वाला कैसे निकालोगे, इसी को यहाँ पर लिखोगे 3 + 1। उसकी न्यूमेरिकल अभी तो पता चला कि जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, जो 4th वाला टर्म होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, जो चौथा वाला पद होगा वो बड़ा होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी होगी, सबसे ज़्यादा। लेकिन कितनी होगी, तो उसको 4th वाले टर्म की वैल्यू निकाल दो, r+1 तो 3 + 1 NCR। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है, 11 है, r की वैल्यू कितनी है, 3 है, x की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7, 11 - 3 8, a की वैल्यू कितनी है, -5x, लेकिन यहाँ भी आपको -x नहीं लेना है। देखिए ये केवल माइनस आपको तभी नहीं लेना है जब ग्रेटेस्ट टर्म की बात चल रही हो, जब ग्रेटेस्ट टर्म की बात चल रही हो तभी माइनस नहीं लेना, क्योंकि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती, माइनस नहीं चाहिए होता, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती, संख्यात्मक मान चाहिए होता है, माइनस नहीं चाहिए होता। अगर ग्रेटेस्ट टर्म की बात ना होती तो यहाँ -5x लिखते ही, अगर ग्रेटेस्ट टर्म की बात ना होती तो यहाँ -5x लिखा जाता। ग्रेटेस्ट टर्म में माइनस को इग्नोर कर देते हैं, केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती, तो यहाँ 5x की पावर r की वैल्यू कितनी होगी, देखो 3। अब ये कितना हो जाएगा, 11c3, ये हो जाएगा 7 की पावर 8, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और x की पावर 3, अब देखिए ये हो जाएगा 11c3, 7 की पावर 8, 5 की पावर x की पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2/3 की पावर 3। अब देखिए जब वैल्यू न्यूमेरिकल वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा होती तो इसको सॉल्व नहीं करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें 2-3 जो बचे हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी
देखिए अब किस में आ गए, मात्र एक वीडियो और बनेगा, बस एक वीडियो और बनाएंगे, इसके बाद बायनोमियल ख़त्म कर देंगे। वो अच्छे क्वेश्चन जो बायनोमियल कोफिशिएंट वाले होते हैं। प्रूव दैट सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 1 + x की होल पावर n इज 2 की पावर n। मतलब आपको प्रूव करना, हिंदी में क्या बोलेंगे, सिद्ध करो, हिंदी मीडियम में सिद्ध करो 1 + x की होल पावर n के प्रसार में द्विपद गुणांकों का योग, द्विपद गुणांकों का योग 2 की पावर n होता है। देखिए बायनोमियल कोफिशिएंट कौन होते हैं आपको बता चुके थे। बायनोमियल कोफिशिएंट इनको बोलते हैं NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट डॉट, ये NCN, इनको बायनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ये बहुत यूज होने वाला फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, क्योंकि हमने बताया बस केवल एक वीडियो और बनाएंगे, इसके बाद में आपको समाप्त कर देंगे बायनोमियल। अब देखिए तो आपको बायनोमियल कोफिशिएंट, ये है बायनोमियल कोफिशिएंट, आपको बताया था शायद जब स्टार्ट किया था बायनोमियल थ्योरम फर्स्ट लेक्चर, तब आपको बताया था कि इनको बायनोमियल कोफिशिएंट, हिंदी में इनको द्विपद गुणांक बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट, हिंदी में इनको द्विपद गुणांक बोलते हैं। तो इनका सम निकालना है, इनका योग निकालना है, और आंसर कितना आना चाहिए, 2 की पावर n आना चाहिए। इनका आंसर आना चाहिए 2 की पावर n। देखिएगा जरा, 2 की पावर n आना चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करें, ये जो 1 + x की होल पावर n है, इसको एक्सपेंड कर दें इसके अकॉर्डिंग। ये जो होता है x + a की होल पावर n, क्या होता है NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n - 1 इंटू a, NC2 x की पावर n - 2 इंटू a²। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। देखिए NC इसके अकॉर्डिंग, तो n की वैल्यू n, x की वैल्यू 1 और a की वैल्यू x, तो ये आएगा NC0 आएगा। फिर आएगा NC0 x की पावर, यहाँ पर आएगा देखो NC0, हाँ NC0 आएगा, और x की वैल्यू जब रखोगे तो x की वैल्यू 1 रखोगे, तो 1 से कोई फर्क नहीं। फिर NC1 x की पावर n, x की जगह 1 आएगा, तो x की जगह 1 रखोगे, उसकी पावर कुछ भी करो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर a रखोगे, a मीन्स x, NC2 x की जगह 1 रखना है, मत रखिए, a², तो x²। फिर ये आएगा NC3 इसी टाइप से, n की जगह n है, x की जगह 1 है और a की जगह x है, NC3 x³ + डैश डैश, लास्ट में आएगा NCN और ये आ जाएगा x की पावर n, NCN और x की पावर n आएगा। एक्सपेंड कर दिया गया, देखिए कैसे एक्सपेंड कर दिया गया, n की जगह n, x की जगह जो फार्मूला होता है x + a की होल पावर, x की जगह 1 और a की जगह x लिया गया। बायनोमियल कोफिशिएंट हिंदी में द्विपद गुणांक बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, NC0, NC1, NC2 इस टाइप से होते हैं। अब देखिए इसमें आपको सम किसका लाना है, बायनोमियल कोफिशिएंट का जो योगफल है, द्विपद गुणांकों का योगफल 2 की पावर n आना चाहिए। देखिए 2 की पावर n आना चाहिए। तो इसमें एक काम करिए, पुटिंग x = 1, मतलब दोनों तरफ x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 क्यों ली जा रही है, क्योंकि बायनोमियल कोफिशिएंट बचेंगे, केवल बायनोमियल कोफिशिएंट बचेंगे, मतलब NC0, NC1, NC2 बचेंगे। जब x की जगह 1 रखते जाओगे ना तो केवल बायनोमियल कोफिशिएंट बचेंगे, और बायनोमियल कोफिशिएंट का सम लाना है, द्विपद गुणांकों का योग। तो x की वैल्यू 1 रख दो दोनों साइड में। तो इधर पहले देखो x की जगह 1 रखेंगे, 1+, इस x की जगह 1 रखेंगे, NC0, यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, NC1, यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो NC2, यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो NC3 डॉट डॉट, यहाँ x की जगह 1 रखेंगे NCN। अब देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, और ये हो जाएगा NC0, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला, NC1, NC2, NC3 डॉट डॉट, NCN, ये आया। देखिए ये आ गया, ये बायनोमियल कोफिशिएंट है, उनका सम कितना आ गया, 2 की पावर n, 2 की पावर n आ गया। बायनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना आ गया, देखिए 2 की पावर n। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं पर ऐसे लिखा मिल जाए, 2 की पावर n, ऐसे C0 + C1 + C2 डॉट डॉट Cn, ऐसे भी लिखा जाता है।
ऐसे लिखने का मतलब हो गया ये जो n होता है ये साइलेंट हो जाता है। अगर कहीं पर C17 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा NC17, ये मतलब हो जाएगा। n साइलेंट करके लिख देते हैं। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है C30 तो इसका मतलब हो जाएगा NC30। अगर C30 मतलब जैसे C2 तो मीन्स यही होगा NC2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया। देखिए इसको फार्मूले के तौर पर हमने बताया कि एक वीडियो केवल और बनेगा, फार्मूले के तौर पर ये यूज हो जाएगा। NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट NCN, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर n। सपोज करो मान लो ऐसे लिखा होता, सपोज करिए मान लो ऐसे लिखा होता n+1 C0, फिर ऐसे लिख दिया जाए n+1 C1 n+1 C2 डॉट डॉट ऐसे लिखा हो n+1 CN+1, तो मीन्स मालूम है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर n+1 बन जाएगा, 2 की पावर। जब NC0 से स्टार्ट होकर NCN तक होता है, NC0 से स्टार्ट होकर NCN तक होता है तो ये 2 की पावर n होता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NC0 से स्टार्ट होकर जब NCN तक होता है तब 2 की पावर n होता है। अगर n+1 C0 से स्टार्ट होकर के n+1 CN+1 तक होगा तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा n+1। सपोज करो मान लो ऐसे होता n-1 C0 n-1 C1 n-1 C2 और ऐसे चला जाए n-1 CN-1। अब बताइए ये क्या बन जाएगा, तो जैसे ये NC0 से स्टार्ट होकर NCN तक होता है तो 2 की पावर n होता है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं। जब यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तो आप समझ जाओ n होगा, n होगा, n होगा। जब यहाँ पर कोई वैल्यू साइलेंट कर दी जाए तो n होता है। ये देखिए सब कंपटीशन में यूज होंगे। तो इसको आप मालूम है क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर n-1। अब नेक्स्ट वीडियो केवल एक वीडियो और बनेगा, और अगर आपको लगता है नहीं वाकई में हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, अब अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।